ओके। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, ज्योग्राफी। ओके। बड़ा अच्छा चैप्टर है। और मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी जो कही जाती है, जो बैकबोन कही जाती है, इकोनॉमिक बैकबोन, वो उस देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कहा जाता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, ऐसा माना जाता है कि उतना ज्यादा डेवलपमेंट उस कंट्री में हो रहा होता है ना। जैसे स्टील एंड आयरन ओर है, तो स्टील एंड आयरन ओर का इस्तेमाल जितना ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स आपके यहाँ उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आपकी इलेक्ट्रिसिटी की होती है। तो जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी, उतनी ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। इट मीन्स यू आर यूजिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो डेवलपमेंट में ज्यादा हो रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक जना रीड करेगा और फिर मैं उसको समझाता जाऊंगा। यही हमारा तरीका रहता है। तो पढ़ो। On the occasion of Diwali, Harish went to a market with his parents. They purchased shoes and clothes for him. His mother purchased utensils, sugar, tea, and diyas, other lamps. Harish observed that the shops in the market were flooded with the items for sale. He wondered how so many items could be made in such a large quantity. His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machines in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diyas are made by individual artisans in household industry. ठीक है। तो इस चीज से हमें एक बात समझ में आ रही है इस पूरे डिस्कशन से, कि जब किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़े स्केल पे करा जाता है, एक लार्ज स्केल पे करा जाता है, तो वो उस चीज को हम क्या बोलने लगते हैं? इंडस्ट्री। अब भले ही वो हाथ से करा जा रहा हो या मशीनों का उपयोग करके करा जा रहा हो, है ना। बट जब एक लार्ज स्केल पे किसी एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करोगे, तो दैट इज नोन एज एन इंडस्ट्री। ठीक है। समझ में आया? जैसे दिए जो थे वो हैंडमेड इंडस्ट्री, है ना, के एग्जाम्पल है। और वहीं जो हम दिवाली पे जो झालर लगाते हैं, जो सर्किट्स लगाते हैं, तो वो एक मशीन से बनाया गया इक्विपमेंट है, जो कि पूरे बाजार में उस वक्त मिलते हैं। तो लार्ज स्केल पे उनका प्रोडक्शन होता है। तो वेन एवर द प्रोडक्शन इज डन ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग मशीन्स, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज, और आइदर बाय हैंड्स ऑल्सो। ठीक है। आगे। Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron from steel, and from iron ore and aluminium from bauxite? Do you also know that some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? हम्म। तो अब कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करती क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये करती है कि आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल देती है ना। अब जैसे कॉटन है, तो अपने शरीर पे कॉटन चिपका के तो घूमोगे नहीं, राइट? इट इज ऑफ नो यूज एज अ रॉ मटेरियल। हाँ, कुछ कुछ उसके यूजेस हैं सिंपल, जैसे मेडिसिनल कुछ जो यूजेस हैं, उनको छोड़ दो तो नहीं है। तो अब कॉटन को काय में कन्वर्ट करना पड़ता है? यार्न्स में। ठीक है। फिर यार्न्स कन्वर्ट होते हैं फैब्रिक्स में, और फिर वो कपड़े हम पहनते हैं। तो ये लार्ज स्केल पे जब होता है तो वी यूज मशीन्स फॉर दैट। और इस चीज के लिए इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा जहां होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, जहां कॉटन को यार्न में, यार्न को फैब्रिक में बदला जाता है। फिर ऐसे ही जो आपका आयरन ओर है, उसको काय में बदला जाता है? स्टील में, है ना। बॉक्साइट को काय में बदला जाता है? एल्यूमिनियम में। तो समथिंग वैल्यूएबल। अब जैसे अभी आप लोग हैं, तो आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप लोगों को वैल्यूएबल बनाया जा सके, है ना। तो वो एक अलग चीज है ह्यूमन कैपिटल का, वो अपन आगे कभी पढ़ेंगे। मगर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि कोई एक ऐसी चीज है जिसका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है, बट यदि हम उसको कुछ इनपुट देके मशीन द्वारा अपनी यूजेबल चीज बना सकें एट अ लार्ज स्केल, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आता है। तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं बेसिकली? इंडस्ट्रीज Manufacturing. बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। किसको वैल्यू प्रोवाइड करती हैं? Market. रॉ मटेरियल्स को। गॉट इट? चलो आगे। People employed प्रोडक्शन। in हाँ, पढ़ो People पढ़ो। employed in secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. The workers employed in steel factory, car, breweries, textile industries, bakeries, etc. fall into this category.
Some people are employed in providing service. In this chapter, we are mainly concerned with the manufacturing industries which fall in the secondary sector. हाँ, तो अब कई प्रकार के इंडस्ट्रीज होती हैं और बेसिकली इंडस्ट्रीज का काम ये है कि जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट हैं, प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको काय में कन्वर्ट करना, समथिंग यूजेबल, है ना, उसमें कन्वर्ट करना, वही हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं। क्लियर है? हम्म। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Importance of manufacturing. Manufacturing sector is considered the backbone of development in a general and economic development, in particularly mainly because manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on the agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. जैसा मैंने पहले ही शुरू में बता दिया था ये चैप्टर शुरुआत में कि किसी भी कंट्री की बैकबोन जो होती है वो क्या मानी जाती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंट का पैमाना है, एक स्केल है कि आपके यहाँ कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, कितनी डेवलप हो रही हैं, उसी से आपका डेवलपमेंट मेजर होता है। उसके वेरियस रीजन है। तो सबसे पहला रीजन हमारे बुक में क्या दिया गया है कि सबसे पहला रीजन है कि ये एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम करता है। आज भी इंडिया में द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इज एग्रीकल्चर, है ना। हमने पिछले चैप्टरों में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है कि जितने लोग जरूरत है तो मतलब जितने लोग लगे हुए हैं उतने की जरूरत होती नहीं है। मगर ऐसा क्यों? बिकॉज और दूसरे कोई काम ही नहीं है। यदि उस क्षेत्र में, यदि उस एरिया में कोई इंडस्ट्री खुल जाए, है ना, तो वही लोग क्या करेंगे कि जब उनका ऑफ सीजन चल रहा है तो वहां काम कर सकते हैं। या फिर जो अभी 10 लोग परिवार के, 8 लोग, 6 लोग, 10 लोग एक ही खेत में लगे हुए हैं, उनमें से 2 लोग उस फैक्ट्री में जाके काम कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है तो वो कौन है? इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हालांकि इंडिया में थोड़ा सा ट्रेंड अलग है। इंडिया में सर्विस सेक्टर ने बहुत सारे प्रोवाइड करे जॉब, हम लोग सर्विस में बहुत आगे निकल गए, है ना। सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, कभी पढ़ेंगे उसके बारे में तो वो भी बताएंगे आपको। Industrial development in a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed to bring down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. हाँ, अब देखो जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारे सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, राइट। एक तो हम नए नए आजाद हुए कंट्री थे, दूसरा कि हम एक पुअर कंट्री थे, इतना पैसा हमारे पास नहीं था, है ना, इतना हमें गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, और पार्टीशन हो रहा था। तो ये सारे चैलेंजेस थे। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस इज वन ऑफ देम, और हमारी लार्जली जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी। तो ये समझा गया कि जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, है ना, तब तक एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन सुधारी नहीं जा सकती। तो शुरुआत में जो जिम्मेदारी आई, ये जिम्मेदारी किस पे आई? पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे, है ना। क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट, एक इंडस्ट्री खोलने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है। तो उस समय हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप नहीं था। तो सरकार ने ये अपनी जिम्मेदारी हाथ में ली, गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी हाथ में ली, और ऐसे एरिया में इंडस्ट्रीज खोली जहां पे और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था। इवन जहां एग्रीकल्चर भी करना पॉसिबल नहीं था ड्यू टू सम नेचुरल रीजंस, तो वहां पे उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट की, बिकॉज दैट इज द ओनली वे थ्रू दैट, थ्रू विच अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन कैन बी डन। क्लियर है? Export of manufactured goods expand trade and commerce and bring in much needed foreign exchange. Countries that अब तीसरा तीसरा रीजन क्या है कि जब आप प्रोडक्शन करते हो किसी भी चीज का, है ना, अब मान लो आपने प्रोडक्शन करा, अब वो प्रोडक्शन आपने भाई पूरा का पूरा कंज्यूम तो कर नहीं लोगे, आप कुछ ना कुछ सरप्लस प्रोडक्शन होता ही होता है जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, मशीन का इस्तेमाल करते हो। अब वो प्रोडक्शन आप कहाँ भेजोगे? दूसरी कंट्री में भेजोगे। आपने कपड़े बनाए, दूसरी कंट्री में भेजे, आपने स्टील बनाई, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करा, तो उससे क्या होता है? आपके पास फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज आता है, और जितना आपका पास फॉरेन एक्सचेंज होगा उतना आप इकोनॉमिकली ग्रो करोगे। ठीक है, आज भी इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्टिल उतनी नहीं। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जब बढ़ती हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, विच विल गिव अस फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, आगे।
Countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. हाँ, अब देखो सबसे बड़ी बात इसमें क्या लिखी हुई है कि कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसी कंट्री जो अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तब्दील करना जानती है ना, जो कर सकती है, वो प्रॉस्परस कंट्रीज कहलाती है। अमेरिका इतना आगे क्यों है? बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आप देखो आज मेड इन यूएसए प्रोडक्ट कितना चलते हैं। एक अकेला एप्पल देख लो आप, है ना, एप्पल का ही $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू है, राइट। टेस्ला देखो मैन्युफैक्चरिंग में है, राइट। चाइनीज कंपनीज देख लो, अभी चाइना मैन्युफैक्चरिंग में पिछले लास्ट डिकेड में जो है बहुत आगे बढ़ा है। इंडिया अभी भी काफी मैन्युफैक्चरिंग में पीछे है, मगर अब हम लोग धीरे धीरे उस जगह जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे ध्यान दें। इसलिए आपको 10th क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप में से कोई ऐसे होंगे जो अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, है ना, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएंगे। तो इसलिए अभी से आपको ये सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं कि इंडस्ट्रीज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर यू बट ऑल्सो फॉर द कंट्री। उसी में हमारे देश की ग्रोथ होगी। सोचिए यदि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं तो आप कितने लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। आप देश में फॉरेन एक्सचेंज ला सकते हैं, राइट। आप हमेशा टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं, है ना, क्योंकि और आप देश के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदल रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी बिग टास्क। ठीक, चलो आगे। Agriculture and industries are not exclusive of each other. They move hand in hand. For instance, the agro ये industry बड़ा in India. इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड, साथ में चलते हैं, तो जस्टिफाई, बस यही पूछ लेंगे। तो इसके बाद का जो है वो पूरा इसका आंसर में आएगा, है ना। मूव्स हैंड इन हैंड, इसका क्या मतलब हुआ? साथ साथ चलते हैं, क्या मतलब हुआ? For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the later for raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools, etc. to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their production, but also made the production processes very efficient. पढ़ो आगे पढ़ो। In the present day world of globalization, our industries need to be more efficient and competitive. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. Only then we will be able to compete in the international market. हाँ, अब देखो ऐसा क्यों है कि एग्रीकल्चर और जो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो गो हैंड इन हैंड है, यानी एक दूसरे के पूरक है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं दे गेट देयर रॉ मटेरियल स्पेशली फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब आपने सेक्टर पढ़ा था, है ना, क्लास 9 में भी हमने पढ़ा, क्लास 10th में भी हमने ये पढ़ा है कि जो इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ा है ग्रेन्स का, है ना, उसमें बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। अब व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करना, ज्यादा मशीन्स का यूज करना, है ना, हार्वेस्टर हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, राइट, सीड ड्रिलर्स हो गए, इनका कंबाइनर्स हो गए, इनका इस्तेमाल करना, न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ गई, राइट, जिनसे उसी लैंड पे हमने ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यदि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये इक्विपमेंट नहीं बनाएगी तो इतना ज्यादा ग्रेन प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली जैसे उनके जो रॉ मटेरियल है, अब जैसे कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? गेहूं कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से। कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, कॉटन कहाँ से मिलेगा? सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि दे गो हैंड इन हैंड। बट इसमें एक चीज और बात है, एक चीज और बात यह है कि केवल मेयरली प्रोडक्शन ऑफ गुड इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेंटेनिंग द क्वालिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वालिटी बहुत बड़ी बात है ना। मेड इन यूएसए एप्पल, मेड इन यूएसए होगा, अरे सर मतलब क्वालिटी। जापान का कोई भी प्रोडक्ट था, है ना, अरे सर मतलब सोनी,
है ना। तो भैया मतलब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी को भी बोलो कि मैंने सोनी का टेलीविजन लिया, बोलने की जरूरत है नहीं है, सब जानते हैं क्या टेक्नोलॉजी है। तो जापान का नाम क्यों है इतना आगे? बिकॉज दे आर नॉट गुड ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग, बट दे आर बेस्ट इन प्रोवाइडिंग द क्वालिटी। तभी आपके प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ लिया जाए। समझ में आई बात? ठीक है, चल अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ Contribution of industries to national economy. पढ़ी? नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ी। List the various manufactured products you use in your daily life, such as transistor, electric bulbs, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicines, and so on. If we classify the various industries based on a particular criterion, then we will be able to understand their manufacturing better. Industries may be classified as follows. On the पढ़ते basis जाओ। of source of raw material used, agro-based industry, cotton, woolen, jute, silk, textile, rubber and sugar, tea, coffee, edibles, oil. Mineral-based iron and steel, cement, aluminium, machine tools, petrochemicals. अब देखो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, हम कोई भी चीज जब पढ़ते हैं, जब डीपली स्टडी करते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं उसको क्लासिफाई करना, है ना। किचन में भी आप देखो, मम्मी ने सारे मसाले अलग रखे हुए हैं, दालें अलग रखी हुई हैं, चावल अलग रखे हुए हैं, बाकी सब सामान अलग रखा हुआ है ना। ऐसा नहीं सब मिक्स कर दिया, बोले चाय की पत्ती पहले से शक्कर में मिला के डाल दो, अदरक भी उसी में डाल दो, डायरेक्ट दूध डालेंगे चाय, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना। क्यों नहीं होता? बिकॉज क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी, है ना। सबसे पहला चीज तो इसी तरीके से इंडस्ट्रीज को भी हमने क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। अब इसके कई सारे अब बेसिस अलग अलग हो सकते हैं, मतलब इतने सारे बेसिस हो सकते हैं कि हम गिन भी ना पाए, है ना। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की स्टडी करना चाहते हैं उन इंडस्ट्रीज पे, मेनली उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर भी यदि हम इस चैप्टर के हिसाब से चलें, तो यदि हम सबसे पहले देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे पहली है एग्रो बेस्ड और दूसरी है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी जहां के रॉ मटेरियल हमें कहां से मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। शुगर इंडस्ट्रीज, तो शुगर केन हो गया, ठीक। जूट इंडस्ट्री, है ना, तो वो हो गया। अब इसी तरीके से मिनरल बेस्ड यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन ओर चाहिए, है कि नहीं। तो ये दो हैं, ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल सोर्स, कि कहां से उनको सोर्स करा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू According to their main role, basic or key industries are those which supply their product as raw materials to manufacture other goods. Example, iron and steel, and copper smelting, aluminium smelting. Consumer industries that produce goods for direct use by the consumer, sugar, toothpaste, paper, sewing machines, fans, etc. है ना। अब सेकंड क्लासिफिकेशन हमारी बुक में दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, कि वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे में दो प्रकार की इंडस्ट्रीज है, एक क्या हो गई बेसिक और की इंडस्ट्रीज, और दूसरी क्या हो गई कंज्यूमर, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। तो बेसिक या की इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। यानी देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये बहुत सारे स्टेजेस पे होता है, ठीक है। सपोज आपकी एक फर्नीचर आप बनाते हैं, जैसे आपका फर्नीचर बनाने का है ना। तो आप यदि फर्नीचर बना रहे हैं, तो सबसे सबसे बेसिक रॉ मटेरियल क्या है उसमें, वुड, ठीक है। अब आप क्या करा, अच्छा वुड को भी, जैसे बड़े बड़े लॉग्स हैं, है ना। तो अब आपने क्या करा है, पहला एक काम एक छोटी कंपनी को दे दिया है, वो ये करती है कि जो वो लॉग्स ऑफ गुड्स वुड्स होते हैं उनको स्मूथ करती है, वो उसको पूरा गोल काट के या उसके टिम्बर शेप लेके, है ना, वो काट के आपको देती है, ठीक है। तो वो जो कंपनी है जो आपके लिए वुड कटिंग का काम कर रही है और उसके स्लैब्स बना के दे रही है एज डिजायर्ड बाय यू, एज वांटेड बाय यू, तो वो कौन सी होगी, की इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री। फिर आपने उसका क्या बना दिया, चेयर बना दी, डाइनिंग टेबल बना दी, वो कौन खरीद रहा है, डायरेक्ट कंज्यूमर। तो इनकी जो इंडस्ट्री है जो फर्नीचर बना रही है, वो किस में आएगी, कंज्यूमर इंडस्ट्री में। समझ में आई बात, है ना। तो यदि कोई इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को सामान दे रही है, तो वो बेसिक और की इंडस्ट्री, और यदि कोई इंडस्ट्री किसी कंज्यूमर को डायरेक्ट सामान दे रही है,
तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्री कहलाएगी। नेक्स्ट, On the basis of capital investment, a small-scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assist of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed in rupees 1 अब तो crore. ये भी चेंज हो गया है ना, अब तो 1 करोड़ में कुछ भी नहीं होता है, क्या ही होता है, ठीक है। तो अलग अलग है, अब जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में कितना करा है। तो कुछ होती है माइक्रो इंडस्ट्री, फिर उसके ऊपर आती है स्मॉल, फिर उसके ऊपर आती है मीडियम और फिर लार्ज। अब जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो 1-8 करोड़ तक में खुल जाती है माइक्रो वाली, फिर स्मॉल जो है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ है, फिर मीडियम जो है वो 10 करोड़ से 100 करोड़ है, फिर जो लार्ज है वो 1000 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। 100 के वो बेटा चेंज होता रहता है ना, दैट इज गोइंग टू बी चेंज, क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो रही है, पैसे के वैल्यू रोज रोज चेंज होती है ना, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो वो चेंज होते रहते हैं क्राइटेरिया, दैट इज वेरी डायनामिक। क्योंकि आज जो काम आप 10 रुपए में हो रहा है, वो काम आपका आज से 2 साल पहले 5 रुपए में हो जाता था, 5 साल पहले 5 रुपए में हो जाता था। तो पैसे की वैल्यू भी चेंज हो रही है, इसलिए उनका भी क्राइटेरिया बदलते रहते हैं। बट मेनली दे आर कैटेगराइज एज 4। अभी आपकी बुक में नहीं है वो चीज, मैं ऐसे आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक माइक्रो, माइक्रो के ऊपर स्मॉल, स्मॉल के ऊपर मीडियम, मीडियम के ऊपर लार्ज, ठीक है। माइक्रो फिर बोलते हैं एसएमईज, एसएमईज के ऊपर बोलते हैं लार्ज स्केल। क्लियर है? आगे पढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, Public sector owned and operated by government agencies, BHEL same. Private sector, हाँ एक ही बात है, भेल भी बोल सकते हैं उसको, है ना। भेल एंड बीएचईएल आर सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है ना। भोपाल में भी है बीएचईएल, है ना। नेक्स्ट, private sector industries owned and operated by individual or a group of individuals, TISO, Bajaj Auto Ltd, Java Industries. पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Joint sector industries which are jointly run by the state and individual or a group of individuals. Oil India Ltd, oil is jointly owned by public and private sector. Cooperative sector industries are owned and operated by the producer or supplier of raw material. Purpose of both, they pool in the resource and share the profit or losses opportunity. Such examples are the sugar industries in Maharashtra, the coir industries in Kerala. अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के बेसिस पे कैसे करते हैं। तो जब मैंने बताया इंडिया आजाद हुआ, तो इंडिया जब आजाद हुआ, अच्छा आप कोई बता सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट, नेम मी 2 प्राइवेट कंपनीज विच वर प्रेजेंट एट, जिसकी मतलब ओनरशिप प्राइवेट थी। बिड़ला और टाटा, टाटा एंड बिड़ला, है ना, हमेशा से ही थे, राइट। तो उनका तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बहुत एकदम बिजनेस एक्सपैंड करा था, अपन ने पढ़ा भी है। तो मगर फिर भी उतनी नहीं थी जितनी हमें जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया इंडस्ट्रीज लगाना, और जब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी की ओनरशिप लेती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिसकी ओनरशिप किसके पास होती है, प्योरली गवर्नमेंट के पास, है ना। जैसे बीएचईएल हो गया, और सेल, सेल का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। क्या है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ऐसी एक और है गेल, क्रिस गेल नहीं, गेल, GAIL। गोल्ड का नहीं है, चलो कोल इंडिया है ना, जो कोल की माइनिंग करती है। गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इनकी ओनरशिप किसके पास है, किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। फिर आगे प्राइवेट, प्राइवेट में अभी आपने नाम दे दिया टाटा बिड़ला, अभी अडानी अंबानी, है ना, जिनके पास है, हाँ वो भी है। तो ये सारी कंपनीज कहाँ आ गई, ओनरशिप इनकी प्राइवेट के पास, ठीक है। फिर आता है तीसरा कौन सा, जॉइंट। तो जॉइंट में ये होता है कि कुछ पब्लिक के पास होती है, कुछ मतलब कुछ प्राइवेट के पास और कुछ गवर्नमेंट के पास, ठीक है, तो वो जॉइंट कहलाती हैं। फिर फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका एक सवाल आपको आता ही आता है, यही पूछ लेते हैं, वाटर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है, उसका कोई एक ओनर नहीं होता, बहुत सारे लोग, अधिकतर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वही उसके ओनर होते हैं। कैसे,
सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोऑपरेटिव का, उसके बिना आपका मतलब दिन ही शुरुआत नहीं होता। अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। तो अमूल, तो अमूल इज ए कोऑपरेटिव सेक्टर। इंडिया की लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सेक्टर कंपनी कौन सी है? अमूल। ठीक है, क्या करते हैं? जो किसान है वो जगह जगह से दूध लेके आ रहे हैं, है ना, कंपनी में दे रहे हैं। ठीक है, और वॉट एवर प्रॉफिट दैट इज शेयर्ड अमंग दीज फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट रॉ मटेरियल एंड हाउ मच रॉ मटेरियल दे हैव। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर है। जितनी शुगर इंडस्ट्रीज हैं, अधिकतर मोस्ट ऑफ देम आर कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में हम और ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन उसमें से आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है ना, ये जो हमारी सोसाइटी में मतलब ऐसा पिरामिड है, तो पिरामिड में जो सबसे नीचे वाले लोग हैं उनको भी ओनरशिप प्रोवाइड करता है ना, उनको भी ओनरशिप प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात कि कोऑपरेटिव सेक्टर उनकी वेलबींग के लिए काम कर रहा है, कि ना केवल वो उनकी इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनको क्या करते हैं, वो उनको टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाते हैं। अब जैसे अमूल दूध, कोई मैं फैक्ट्री में कोई दूध लेके पहुंचा अपना, तो वो उसको ये भी बताते हैं कि अपने गाय भैंस को, अपने कैटल्स को आप क्या खिलाएं ताकि उनकी जो लेक्टेशन पीरियड है वो बढ़े, वो ज्यादा दूध। ना केवल ये प्रोवाइड करवाते हैं इंफॉर्मेशन, बल्कि ऐसा फूड उनको वहां से प्रोवाइड भी करवाते हैं कि आप ये करिए ऐसे। अच्छा, समय समय पे कैंप लगाते हैं कि अपने जानवरों को आप ले आए उनकी स्वास्थ्य के देखभाल के लिए। वो डॉक्टर्स भेजते हैं, उनको साइंटिफिकली कैसे ट्रीट करना है, कैसे वो मेंटेन उस प्लेस को करें, ये सारी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो इसके बाद वाला हम पार्ट 2 में डालेंगे। जब तक यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़े।